एक शख्स एक लड़की को गोली मारता है। इसके बाद वो घायल लड़की को अपनी कार में बिठाता है। फिर अगले 7 घंटे तक वो कार को यूं ही सड़कों पर दौड़ाता फिरता है। फिर 7 घंटे बाद वो एक अस्पताल में अपनी कार रोकता है और लड़की को अंदर ले जाता है। अस्पताल वाले जवाब दे देते हैं। इसके बाद वो लड़की को अब एक दूसरे अस्पताल ले जाता है। इसके बाद लड़का सीन से गायब। कत्ल की ये रहस्यमयी कहानी जबलपुर की है। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। पर उसी ने मारी ना गोली तुझे? अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी वेदिका ठाकुर के यही आखिरी लफ्ज थे। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। पर उसी ने मारी ना गोली तुझे? जबलपुर की वेदिका करीब 10 दिनों तक यूं ही अस्पताल में पड़ी पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आखिरकार उसने 26 जून को आखिरी सांस ली। कैसे चली गई? पर कौन थी वेदिका ठाकुर? वेदिका को गोली किसने और क्यों मारी? 26 साल की वेदिका के साथ आखिर किसी की क्या दुश्मनी थी? वेदिका की मौत के बाद क्यों पुलिस और प्रशासन गंभीर सवालों के घेरे में आ गई? आखिर क्यों इन दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर में हर तरफ वेदिका के चर्चे हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको आज से ठीक 11 दिन पीछे लौटने की जरूरत है। यही वो तारीख थी जब एमबीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही वेदिका अपने दोस्त और बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा से मिलने उसके दफ्तर पहुंची थी। वेदिका करीब 1.5 घंटे तक प्रियांश के साथ उसके इसी दफ्तर में रही, लेकिन इसके बाद अचानक न जाने क्या हुआ कि प्रियांश के दफ्तर में ही वेदिका को रहस्यमयी हालत में गोली लग गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन गोली लगने से लेकर उसे अस्पताल पहुंचाए जाने तक उस रोज इतना कुछ हुआ कि वेदिका पर हुए इस हमले की कहानी पूरी तरह से उलझ कर रह गई। खबरों के मुताबिक वेदिका को गोली दोपहर करीब 1 बजे के आसपास लगी और प्रियांश उसे लेकर इलाज के लिए अस्पताल शाम करीब 6:30 बजे पहुंचा। सवाल है, आखिर क्यों? पुलिस की संदेहप्रद रही पहले दिन से। गोली लगती है उसको 12:30 से 1 बजे। वो शहर शहर के हॉस्पिटल घूमता रहता है। किसी जिम्मेदार व्यक्ति को उसको घर वालों को फोन करना चाहिए था, उसने घर वालों को फोन नहीं किया, बच्चों को फोन करके बुला रहा है। ये भी संदेह की स्थिति है, संदेह की स्थिति है। इतना ही नहीं, प्रियांश ने वेदिका को गोली लगने की बात भी पहले वेदिका के घर वालों से छुपाने की कोशिश की और इसे लेकर घर वालों को झूठी सच्ची कहानियां सुनाई। वेदिका के मौसी की माने तो उन्हें पायल नाम की एक लड़की ने फोन कर अचानक वेदिका की तबीयत बिगड़ जाने की बात कही और अस्पताल पहुंचने को कहा। पायल ने एक बार भी उसे गोली लगने की जानकारी नहीं दी। इसके बाद जब वो वेदिका से मिलने मेट्रो अस्पताल पहुंची तो वहां उसकी हालत काफी खराब थी। उसे लगातार खून की उल्टियां हो रही थी। अस्पताल में ही प्रियांश ने उन्हें न सिर्फ काफी देर से वेदिका को गोली लगने की खबर दी, बल्कि ये बात बाकी घर वालों को न बताने को कहा। मुझे प्रियांश विश्वकर्मा ने किसी दूसरे नंबर से फोन किया, जिस लड़की का नाम पायल था। तो जब उसने मुझे फोन किया, ये सब बताया, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि ऐसे मतलब इसका कभी फोन आया नहीं, ऐसे कैसे आ गया या जो भी। फिर मैंने कंफर्म किया कि कन्नो मतलब वेदिका घर पर है या नहीं। जब नहीं मिली तो मैंने कहा कि लगता है इसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं तुरंत निकली। जब मैं बार-बार पूछ रही थी क्या हो गया, वो नहीं बता रहा था, बातें कुछ और ही बोल रहा था।
और फिर जब उसके बाद जब मैंने बहुत ही ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट की कि क्या हुआ है बताओ, तब उसने मुझे बताया कि धोखे से वेदिका से ही गोली चल गई। उसने मुझसे ऐसा कहा। वेदिका मतलब जब दूसरे दिन घर वालों ने उसे समझाया या जो भी, उसको वो बोला कि नहीं तुम डरो मत किसी भी चीज़ से, सच बात बताओ, सच बात बताओ, तब उसने फिर बोला कि हाँ गोली जो है वो प्रियांश विश्वकर्मा ने ही उसे मारी है। अब चूंकि मामला फायरिंग और गोली चलने का था, तो इसकी खबर जबलपुर पुलिस तक भी पहुंची और वाकये की जांच शुरू की गई। लेकिन ये मामला तब और उलझ कर रह गया जब वही प्रियांश पुलिस की रडार से गायब हो गया जो वेदिका को गोली मारने का जिम्मेदार माना जा रहा था। आनन फानन में जबलपुर पुलिस प्रियांश की गैरहाजिरी में उसके दफ्तर पहुंची और जांच शुरू की। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि प्रियांश सिर्फ फरार ही नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते अपने साथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज यानी डीवीआर भी लेकर चला गया। यानी कुछ तो ऐसा था जो वेदिका पर हमले का आरोपी प्रियांश छुपाना चाहता था। ऐसे में पुलिस ने प्रियांश की तलाश तेज करने के साथ साथ उस कंपनी से भी प्रियांश के दफ्तर के फुटेज के लिए संपर्क साधा जो सीसीटीवी फुटेज के लिए सर्वर प्रोवाइड करती है। अब ये वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था। कैमरा लगा हुआ था और उसमें कोई मेमोरी नहीं है। जो ये कहा गया कि वो डीवीआर ले गया, तो कोई मेमोरी नहीं है। अब वो जिस सर्वर पे काम कर रही थी उस सर्वर पर मेमोरी है क्या, तो वो हम उसको कलेक्शन करने के लिए हमने बताया है। वेदिका के घर वालों की माने तो पहले ही दिन उन्होंने इस मामले में प्रियांश को कसूरवार मानते हुए उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उनके कहे मुताबिक रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया था और प्रियांश के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 के तहत गैर इरादतन जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कर दी। लेकिन इस मामले में तब एक बार फिर नया मोड़ आ गया जब अस्पताल में तहसीलदार के सामने वेदिका ने ये बात कही। वेदिका ने कहा कि उसे गोली गलती से नहीं लगी बल्कि प्रियांश ने मारी। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। पर उसी ने मारी ना गोली तुझे? बड़ी विडंबना वाली बात है। पुलिस ताला लगा देती है, ताला टूट जाता है। पुलिस कहती है कि ताला टूट गया। पुलिस ने तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर। ताला क्यों टूटा, कैसे टूटा। आज भी देखिए आप, वो ओपन हो गया। जब पुलिस कोई चीज़ सील करती है तो क्या ऐसे ही ओपन हो जाता है? डीवीआर गायब है। पुलिस ने 1 दिन की रिमांड ली, रिमांड क्यों नहीं बढ़ाई उसकी, ये भी संदेह है। तो पुलिस की मिली भगत है। और जो टीआई साहब है उनको तो तुरंत में सस्पेंड करना चाहिए था, एसपी महोदय को। हम खुद जाके एसपी महोदय से मिले, हम और हमारे बहनोई साहब। एसपी महोदय ने हमें आश्वासन दिया जब 308 की धारा लगी कि नहीं हम इसको कार्रवाई करते। हमने जब उनको तहसीलदार साहब के बयान बताए, एसपी साहब ने हमारी इसमें मदद करी। अस्पताल में तहसीलदार को दिए गए वेदिका के बयान के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 308 के तहत दर्ज मामले को 307 में तब्दील कर दिया। यानी प्रियांश के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मामला लिखा गया। वारदात के बाद से ही प्रियांश के गायब हो जाने पर जबलपुर पुलिस की भी अच्छी खासी किरकिरी हो रही थी। ये कहा जाने लगा था कि प्रियांश के बीजेपी नेता होने के चलते पुलिस दबाव में है। लेकिन एक दिन बाद आखिरकार प्रियांश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ पुलिस ने उसके कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल की गई गन यानी वो देसी कट्टा और कारतूस का खाली खोल भी बरामद कर लिया। रही बात वेदिका को गोली मारने की वजह की, तो पुलिस की माने तो शुरुआती पूछताछ में प्रियांश ने गोली उसी से गलती से चल जाने की बात कबूल की है। अब वहां पर उसकी एक देसी पिस्टल जो कंट्री मेड रखी थी टेबल पे, जो घायल युवती थी उसके पहले कथन हुए हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष भी हुए हैं। शुरू में ये बयान देने की स्थिति में नहीं थी तो बयान नहीं हो पाए हैं, लेट बयान हुए थे। तो जब उसने ये बताया कि पिस्टल वहाँ रखी हुई थी और उसने पूछा, आरोपी ने भी इसकी पुष्टि की है, उसने उसको चला के बताई। तो पहले तो उसने कहा है कि रिकोचिट होके गोली लगी, पर बाद में उसने खुद ने अपने कथनों में स्पष्ट कर दिया कि गोली जो है उसकी तरफ एम था और गोली चल गई। जैसा भी हो, पुलिस ने धारा 307 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसका संज्ञान लिया है और 307 आईपीसी की ही केस डायरी है और 307 आईपीसी की तरह ही इस केस को ट्रीट किया गया है। अब चूंकि मामला नाजायज असलहा रखने और उससे गोली चलने का है, तो पुलिस ने प्रियांश के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया है। ना, ये कंट्री मेड देसी अनलाइसेंसी
पिस्टल है, तो हमने इसमें आर्म्स एक्ट भी इजाफा किया हुआ है, आर्म्स एक्ट भी।